बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं दो छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस, इम्पीडेंस एंड पावर इन एसी सर्किट्स। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पीडेंस क्या होती है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर के केस में रजिस्टर बोलते थे, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर एक ही सर्किट में ये सारी चीज़ें लगी हुई हों तो सब के कंबाइन इफेक्ट को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ सिर्फ एक रेजिस्टर लगा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है जिसको हम सिंपली रेजिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हम दो चीज़ें अटैच कर दें, जैसे एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, तो अब इन दोनों की रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस है, इसको हम एक्स एल से डिनोट करते हैं और इसकी रेजिस्टेंस को आर से ही डिनोट करते हैं। तो दोनों की जो कंबाइन रेजिस्टेंस है, इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, उसको हम इम्पीडेंस बोल देते हैं और इसको जी से डिनोट करते हैं। इसकी इम्पीडेंस डायग्राम कुछ यूं बनेगी। ये चूंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं तो इधर को करंट, तो ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज जो है वो रजिस्टर में लीड कर रहा होता है, तो जिधर को वोल्टेज रजिस्टर का जिधर को वोल्टेज इंडक्टर का, उधर को उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो ये दोनों की रेजिस्टेंस थी, इन दोनों को हमने जमा किया वेक्टर एडिशन से, एक्स एल हम यहाँ पे लेके आए, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया कंबाइन रेजिस्टेंस और इसको हमने जी से डिनोट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। सेम इसी तरीके से एक और सर्किट हमने देखा कि एक ये रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, आर सी सीरीज सर्किट है, तो इसमें इसकी भी रेजिस्टेंस इसकी भी रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी जो कंबाइन रेजिस्टेंस होगी उसको हम इम्पीडेंस से शो करेंगे। तो जैसा कि हमने ये डायग्राम में देखा कि ये देखें, ये है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, इधर को ही करंट है, इधर को ही रेजिस्टर का वोल्टेज था, इसलिए है इधर को ही इसकी रेजिस्टेंस बना दी। कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है करंट से, अगर इधर करंट है तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज, जिधर वोल्टेज उधर ही रेजिस्टेंस, तो ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये वेक्टर उठा के यहाँ पे रखा, तो ऐड किया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट बन गया, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। हम कह सकते हैं कि द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस in an AC circuit is called as impedance। इसको मैथमेटिकली ओम लॉ से ही डिनोट करते हैं, एज यू नो V इज इक्वल टू आई आर, और R किसके बराबर होती है, R इज इक्वल टू V ओवर I के। चूंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, जिसको जी से डिनोट करते हैं। और बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हों तो जो कंबाइंड वोल्टेज होता है उसे भी क्या बोलते हैं, वी आर एम एस। और अगर बहुत सारी कंपोनेंट्स हों तो सब में गुजरने वाला करंट भी क्या होता है, आई रूट मीन स्केयर। सो दैट इज गिवन एज वी रूट मीन स्केयर एंड आई रूट मीन स्केयर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चूंकि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, तो इसका भी ऐसा यूनिट ओहम ही है। ये है इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट। नेक्स्ट है कि पावर इन एन एसी सर्किट। बेटे जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 13-14 में भी पढ़ा था हमने, कि जो किसी भी सर्किट में जो पावर होती है वो बराबर होती है करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करें तो हमें उस सर्किट की पावर मिल जाती है। तो ये फार्मूला पावर का एसी में भी अप्लाई होगा। एसी में जस्ट करंट जो है वो भी रूट मीन स्क्वायर और वोल्टेज वो भी रूट मीन स्क्वायर लिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें पावर मिल जाएगी। बट इस फार्मूले के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि वोल्टेज और करंट इन फेज होने चाहिए। दिस होल्ड्स ओनली व्हेन द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। तो अगर ये इन फेज नहीं होंगे तो एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, तो उसके लिए इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। वो क्या होगी, तो उसके लिए हमने सपोज की एक डायग्राम जिसमें ये था वोल्टेज और ये है करंट, जो कि आपस में इन फेज नहीं है, बल्कि देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज गिवन एज थीटा। तो अगर ये फेज डिफरेंस है तो हमने इनको इन फेज बनाना है, तो करंट के साथ हम वोल्टेज को इन फेज बनाएंगे। वो कैसे, हम इसके कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे। देखें, ये वोल्टेज का क्या बना, एक्स कंपोनेंट, ये वोल्टेज का क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है,
कॉस थीटा के, और y के साथ क्या लगता है साइन थीटा, तो ये बनेगा v रूट मीन स्क्वायर साइन थीटा, और ये बन गया v रूट मीन स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब देखें ये करंट था इस डायरेक्शन में, तो इसके साथ साथ कौन सा कंपोनेंट वोल्टेज का पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट ही पैरेलल है v रूट मीन स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब अगर हम इसकी पावर की वैल्यू लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम वोल्टेज के कंपोनेंट्स लेंगे और वोल्टेज का वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के साथ पैरेलल होगा। तो करंट का वोल्टेज का ये कंपोनेंट करंट के साथ पैरेलल है, सो पावर किसके बराबर होगी, दैट पावर इज गिवन एज आई रूट मीन स्क्वायर। तो वैसे का वैसे ही अब हमने वोल्टेज का वो कंपोनेंट यहाँ पे लिखा जो करंट के साथ पैरेलल था, और वो था वी रूट मीन स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये से हमने इसी तरीके से लिख दिया पावर इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर एंड वी रूट मीन स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे इस कॉस थीटा को बोलते हैं पावर फैक्टर। यही फैक्टर डिसाइड करता है कि किसी भी लम्हे इसकी वैल्यू क्या होगी, किस कंपोनेंट में पावर की वैल्यू क्या होगी, तो इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि पावर डिसिपेशन इन प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। कि प्योर कैपेसिटिव यानी कि सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ हो एक सर्किट में, या सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ हो इस सर्किट में, एसी सर्किट में, तो उसमें पावर डेसिपेशन जीरो होती है। उसकी रीजन क्या है कि कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा होता है, वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा होता है। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है, देयर इज ए फेज डिफरेंस 90 डिग्री। और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा होता है और करंट लैग कर रहा होता है 90 डिग्री से, दैट इज करंट और ये है वोल्टेज। तो यहाँ पे भी फेज डिफरेंस दोनों में क्या है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री होगा तो cos थीटा होता है पावर फैक्टर, यहाँ हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो पावर फैक्टर हो जाएगा जीरो, क्योंकि cos 90 होता है जीरो। cos 90 जीरो होगा, cos जीरो, तो दैट मीन्स पावर क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। So power dissipation in pure capacitive and pure inductive circuit is zero। और इसकी दूसरा पॉइंट भी यहीं से बन गया कि पावर फैक्टर इन प्योर कैपेसिटिव रेजिस्टिव सर्किट इज जीरो, क्योंकि एंगल 90 तो cos 90 जीरो, पावर फैक्टर जीरो। जी पावर फैक्टर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज वन। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज होते हैं। ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज। करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज होते हैं, इसी वजह से एंगल जीरो बनता है और cos जीरो होता है वन। सो पावर फैक्टर इज वन, हेंस द पावर डेसिपेशन इज मैक्सिमम। तो जब cos की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो पावर डेसिपेशन भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ये थी पावर इन एन एसी सर्किट। उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।